जनरल स्टडीज के ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 12 में आज हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिसकंटिन्यूटीज क्या है हमारे अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में वो आज हम पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल डिवीजन जो था अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर का वो डिस्कस किया था। आज हम जो है वो मैकेनिकल डिस्टिंक्शन जो है या मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर का वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को केमिकली एंड मैकेनिकली जो है वो क्लासिफाई किया गया है। केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। मैकेनिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को लिथोस्फेयर में, एस्थेनोस्फेयर में, मीजोस्फेरिक मेंटल में, आउटर कोर में और इनर कोर में उसको जो था वो क्लासिफाई किया गया था। अब हम जो स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल डिवीजन में वो उसके फर्स्ट से करेंगे। फर्स्ट डिवीजन जो थी दैट वाज लिथोस्फेयर। तो लिथो का जो मतलब होता है, लिथो जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लिथो का मतलब होता है अर्थ, और स्फेयर तो आपको पता है जो है एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को बताता है। तो अब थोड़ा सा लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। लिथोस्फेयर जो है वो एक रिजिड आउटर पार्ट है अर्थ का, रिजिड आउटर पार्ट है अर्थ का विथ थिकनेस वेरिंग फ्रॉम 10 to 200 किलोमीटर्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था क्रस्ट के बारे में, और क्रस्ट के बारे में हमने क्या किया पढ़ा था कि वो जो थी वो आउटर मोस्ट सॉलिड स्ट्रक्चर थी अर्थ का, और क्रस्ट के ऊपर जो था के ऊपर जो है लोग रहते हैं। उसी तरह लिथोस्फेयर जो है वो रिजिड आउटर स्ट्रक्चर पार्ट है अर्थ का, और यहाँ पे भी इसके ऊपर लोग रहते हैं। अब देखिए लिथोस्फेयर और क्रस्ट में क्या डिफरेंस है। क्रस्ट जो थी एक लेयर थी, बट के केस में क्या होता है, लिथोस्फेयर के केस में क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल को मिला के लिथोस्फेयर बनती है। अगर कभी क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाए या कभी भी किसी पेपर में आपसे पूछा जाए कि लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट ओनली, लिथोस्फेयर जो होती है वो क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल से मिलके बनी होती है। अपर पार्ट ऑफ मेंटल, कंप्लीट मेंटल से नहीं बट अपर पार्ट ऑफ मेंटल से मिलके बनी होती है। लिथोस्फेयर जो है इज ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स, बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स में जो है वो टूटी हुई है, और उसको लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी बोला जाता है। एंड द मूवमेंट ऑफ दीज टेक्टोनिक प्लेट्स कॉज लार्ज स्केल चेंजेस इन द अर्थ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अब आपको मैं इस चीज को किस तरह से समझाऊंगी, इस चीज को समझाऊंगी मैं फॉर एग्जाम्पल, एक आपके पास आपके घर में प्लेट है पड़ी हुई, आपने देखा होगा बॉन चाइना की जो प्लेट्स होती हैं अगर वो जमीन पे गिर जाए तो उसके अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। उसी तरह अर्थ भी एक प्लेट से मिलके बनी हुई है, बट इस प्लेट में क्रैक्स हैं, और ये जो छोटी छोटी प्लेट्स बनती हैं इनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। क्लियर है, इनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलेंगे। और इन टेक्टोनिक प्लेट्स, अब ये दो प्लेट्स जो है एक दूसरे से कोलाइड करेंगी या एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो इन चेंजेस की वजह से अर्थ के अंदर लार्ज स्केल चेंजेस डेवलप होते हैं, और जिसकी वजह से माउंटेन्स बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं, हिल्स बनती हैं, सी बनता है। तो ये सारा का सारा जो टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट है इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। आपने ये चीज याद रखनी है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है वो ये है द सोर्स ऑफ हीट दैट ड्राइव्स प्लेट टेक्टोनिक्स। अब उन्होंने बताया है कि प्लेट टेक्टोनिक की वजह से जो है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनते हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर, बट ये प्लेट टेक्टोनिक्स जो होती है या ये प्लेट की जो मूवमेंट्स होती है वो किस वजह से होती है, वो होती है सोर्स ऑफ हीट की वजह से। मतलब हीट की वजह से जो है वो ये प्लेट्स जो है मूव करती हैं। अब देखते हैं कि हीट का सोर्स क्या है। तो हीट का सोर्स है प्रीमोर्डियल हीट left over from the planet's formation as well as the radioactive decay of uranium, thorium, potassium in Earth's crust and mantle। तो यहां से हमें पता चल गया कि सोर्स ऑफ हीट क्या है प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए, तो वो है हमारा कि जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी तो उस टाइम पे जो हीट जनरेट हुई थी वो, और दूसरा रेडियो एक्टिव डीके जिसकी वजह से जो है प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो अक्कर होती है। यहां तक क्लियर है सबको? अब आगे चलते हैं। अब हमने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में देख लिया था, अब थोड़ा सा हम वर्ल्ड मैप के ऊपर देख लेते हैं कि ये प्लेट्स किस तरह से डिवाइडेड हैं, ये किस तरह से ब्रोकन है। तो यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिकन प्लेट दिखाई दे रही है, ये है आपकी कैरेबियन प्लेट, ये आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये नाज़का प्लेट है,
ये कोकोस प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह की प्लेट्स बताई गई हैं, और ये हमारी इंडियन प्लेट है, और ये हमारी ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से हमारे इंडिया के माउंटेन्स का, जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, उनका जन्म किस तरह से हुआ था, या वो कैसे अकर हुए थे। तो बस आपने ये प्लेट्स की थ्योरी जो है इसको याद रखना है कि अर्थ की जो लिथोस्फेयर है, अर्थ की जो लिथोस्फेयर है वो बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स में, बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स में जो है वो डिवाइडेड है, बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो है एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं। अब इन कोलिजन के पीछे रीजन क्या है? कोलिजन के पीछे रीजन है हीट का, और ये हीट कहाँ से जनरेट होती है? ये हीट है जो प्रीमोडियल हीट है, जो जब अर्थ का जन्म हुआ था तब जनरेट हुई थी, और दूसरा था रेडियो एक्टिव डीके। क्लियर है? ये चीजें आपने याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में जो है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, अर्थ जो है वो बहुत सारे प्लेट्स में डिवाइडेड है। तो जो बड़ी प्लेट्स हैं उनको हम मेजर प्लेट्स बोलते हैं, और जो छोटी प्लेट्स हैं उन्हें हम माइनर प्लेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट दी गई है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्वेश्चन किस तरह से आता है? क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्लेट, या क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइनर प्लेट। तो उसमें से एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो माइनर प्लेट को बताएगा या मेजर प्लेट को बताएगा। तो आप देख लीजिए कितनी मेजर प्लेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेजर प्लेट्स हैं अर्थ के ऊपर। क्लियर है? और यहाँ पे आपको दिखाई गई है माइनर प्लेट्स। माइनर प्लेट्स कितनी है? यहाँ पे आपको जो लिस्ट दी गई है उसके अकॉर्डिंग माइनर प्लेट्स हैं 11। तो आप या तो मेजर प्लेट्स याद कर लीजिए या तो माइनर प्लेट्स याद कर लीजिए। उससे फायदा ये है कि आपको जो है एलिमिनेशन में, फाइनल पेपर में एलिमिनेशन में आपको काफी हेल्प हो जाएगी। तो मेजर प्लेट्स देख लेते हैं हम। अंटार्कटिका जो है, आपको पता है अंटार्कटिका जो है वो अर्थ के साउथ पोल पे है। तो जो अंटार्कटिका प्लेट है वो हमारी मेजर प्लेट्स में आती है। देन नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, देन हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट, देन हमारा पैसिफिक प्लेट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट एंड न्यूजीलैंड प्लेट। मतलब इन तीनों प्लेट्स का जो कॉम्बिनेशन है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड प्लेट, ये भी हमारी मेजर प्लेट में आती है। ओके, क्लियर है? देन अफ्रीका विद ईस्ट अटलांटिक फ्लोर प्लेट, ईस्ट अटलांटिक फ्लोर प्लेट के साथ जो है अफ्रीका का, वो भी मेजर प्लेट के अंदर आती है। देन यूरेशिया, यूरेशिया क्या है? दैट इज यूरोप प्लस एशिया। यूरोप प्लस एशिया का जो कॉम्बिनेशन है एक प्लेट, वो भी हमारी मेजर प्लेट्स में आती है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लिस्ट को एक बार दोबारा देख लीजिए। फर्स्ट जो है अंटार्कटिका जो है वो मेजर प्लेट्स में आती है, देन नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, देन साउथ अमेरिकन प्लेट, देन पैसिफिक प्लेट, देन इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीका विद ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट, एंड देन यूरेशिया एंड द एडजेसेंट ओशनिक प्लेट। ये सारी जो है हमारी मेजर प्लेट्स है। देन हम माइनर प्लेट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। माइनर प्लेट्स में हमारी आती है कोकोस प्लेट, देन आती है नाजका प्लेट, देन आती है अरेबियन प्लेट, देन आती है फिलिपिन प्लेट, देन आती है कैरोलिन प्लेट, देन फ्यूजी प्लेट, टर्किश प्लेट, आइगन प्लेट, कैरेबियन प्लेट, जुआन दे फूका प्लेट एंड ईरानियन प्लेट। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है वो माइनर प्लेट्स को याद कर लीजिए। इसका रीजन क्या है? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कोको प्लेट लाइज बिटवीन, तो वो आपको पता होना चाहिए सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में जो है वो कोकोस प्लेट जो है लाई करती है। तो अगर आप माइनर प्लेट्स की इन सब ब्रीफिंग्स को पढ़ लेंगे और माइनर प्लेट्स को याद कर लेंगे, देन आपको पेपर में एलिमिनेशन लगाना इजी होगा। आपके यहाँ से आराम से 4 या 5 क्वेश्चंस जो है कवर हो जाते हैं। कि एक तो ये कि माइनर प्लेट्स कौन सा है, दूसरा ये कि माइनर प्लेट्स किन किन 2 बड़ी मेजर प्लेट्स के बीच में लाई करती हैं। देन आपका जो है ज्योग्राफिकल मैप जो है यहाँ से प्रिपेयर हो जाता है। आपको मैप की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप जो है पेपर में और क्वेश्चंस जो है इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आप मैप को थोड़ा सा देखें। आपने माइनर प्लेट्स जब याद करनी है तब आपने अपने सामने जो है एटलस को खोल लेना है। आपने एटलस को सामने रख के ही पढ़ना है क्योंकि इनका बहुत ज्यादा रिलेशनशिप है। देखिए जब करेबियन प्लेट आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि करेबियन प्लेट जो है करेबियन सी पे लाई करती है। इससे आपको एक और चीज क्लियर हो जाएगी कि करेबियन सी जो है कौन से एरिया में लाई करता है, नॉर्थ अमेरिकन रीजन में या साउथ अमेरिकन रीजन में। देन ईरानियन प्लेट के बारे में पढ़ोगे, अगर फ्यूजी प्लेट के बारे में पढ़ोगे तो बहुत सारे मैप के जो क्वेश्चन हैं आपके यहाँ से कवर होते जाएंगे। देन हम थोड़ा सा देख लेते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ा था, अब देख लेते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है।
तो देखिए जो भी मेजर लैंडफॉर्म्स हैं हमारे वो फॉर्म होते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? फॉर एग्जाम्पल 2 प्लेट्स हैं हमारे पास, 2 प्लेट्स हैं। अब ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ को मूव कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ को मूव कर रही हैं। जब ये एक दूसरे की तरफ को मूव करेंगी तो ये दोनों की दोनों जब एक दूसरे के पास आएंगी तो राइज करना स्टार्ट होंगी। जैसे राइज करना स्टार्ट किया इन्होंने तो एक फॉर एग्जाम्पल इतनी राइज करेगी तो ये क्या बन गया? एक माउंटेन बन गया, एक माउंटेन बन गया। क्लियर है? तो इस तरह से जो प्लेट टेक्टोनिक्स होती है वो मेजर लैंडफॉर्म्स के फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प करती है। और अगर आप देखें तो जो भी जहां पे भी ये 2 प्लेट्स होंगी उसके बीच में गैप्स होते हैं और यहाँ पे हमारा वॉल्केनो जो है वो अकर हो सकता है। तो जो भी वॉल्केनिक मटेरियल यहाँ से बाहर निकलेगा, ये जो भी मैग्मा यहाँ से बाहर निकलेगा वो अपने साथ नए मिनरल्स लेके आता है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स का न्यू मिनरल्स के भी फॉर्मेशन में सिग्निफिकेंस रहता है। तो आगे वाला जो पॉइंट है वो ये है, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल मिनरल्स फाउंड नियर द प्लेट बाउंड्रीज। ये यहाँ यहीं पे कवर हो जाता है कि मैग्मा जो है जब इन फिशर एरिया से बाहर आएगा तो वहां से नए मिनरल्स निकलते हैं जो कि इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होते हैं। अगर देखा जाए तो प्रेजेंट नॉलेज जो है हमारी क्रिस्टल प्लेट मूवमेंट की वो हमारे लैंड मासेस को फ्यूचर में कैसे होंगे उसको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा। इस पॉइंट को आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए और अपने दिमाग में रखिएगा। आने वाले लेक्चर में आपको इस पॉइंट का जो है वो सिग्निफिकेंस क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, क्लियर है? देन हम देख लेते हैं एस्थेनोस्फेयर के बारे में। एस्थेनोस्फेयर के बारे में अगर हम पढ़ें, फर्स्ट हमने लिथोस्फेयर कवर किया था। लिथोस्फेयर जो होता है हमारा क्रस्ट प्लस अपर लेयर ऑफ मेंटल से मिलकर बना होता है। एस्थेनोस्फेयर जो है दैट इज अपर पोर्शन ऑफ मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर। और एस्थेनोस्फेयर का मतलब होता है वीक। इट लाइज जस्ट बिलो द लिथोस्फेयर। ये जो है लिथोस्फेयर से नीचे वाली लेयर में लाई करता है और इट एक्सटेंड्स अप टू 80 to 200 किलोमीटर्स। क्लियर है? इट इज हाईली विस्कस, mechanically weak and ductile and its density is higher than that of crust। ये पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा मतलब कॉमन सेंस वाला है कि अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तभी तो ऑफ कोर्स वो क्रस्ट के नीचे वाली लेयर में लाई कर रहा है। क्लियर है? इट इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा दैट फाइंड्स इट्स वे टू द सरफेस ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। ये जो है एस्थेनोस्फेयर, इसकी वजह से ही जो अर्थ पे है मैग्मा या लावा जो है वो आता है और वॉल्केनिक इरप्शंस का जो है रूप लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक है डिसकॉन्टिन्यूटी का। यहाँ पे हम मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन और डिसकॉन्टिन्यूटीज को साथ में पढ़ते जाएंगे। आपने मोहो से याद रखना है, एम से आपको पता है लेयर होती है हमारी मेंटल, तो आपने याद रखना है मोहो जो डिसकॉन्टिन्यूटी है दैट लाइज बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। ठीक है? मोहरोविक जो हमारी डिसकॉन्टिन्यूटी है दैट लाइज बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। अब आपने इसको याद कैसे करना है? आपको पता है मोहरोविक जो है एम से स्टार्ट होता है, मेंटल भी हमारा एम से स्टार्ट होता है। तो अब मेंटल से रिलेटेड होगी ये डिसकॉन्टिन्यूटी। तो आपको पता है ये डिसकॉन्टिन्यूटी कब होगी? जब क्रस्ट जो लेयर है और मेंटल की जो लेयर है उसके बीच में डिसकॉन्टिन्यूटी है, उसको हम मोहरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी बोलेंगे। क्लियर है? अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मोहरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन crust and the asthenosphere, that is upper part of the mantle, where there is a discontinuity in seismic velocity। क्लियर है? ये चीज आपने याद रखनी, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा। मोहरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी लाइज बिटवीन, तो आपको पता होना चाहिए क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में होती है। इट अकर्स एट एन एवरेज डेप्थ ऑफ अबाउट 8 किलोमीटर्स। ये अर्थ के सरफेस से 8 किलोमीटर नीचे जो है अकर होगी। और देखा जाए तो ये ओशनिक बेसिन्स पे 8 किलोमीटर पे होती है और अर्थ के जो कॉन्टिनेंट सरफेस है उस पे 30 किलोमीटर गहरी होती है। क्लियर है? द कोज ऑफ मोहो इज थॉट टू बी अ चेंज इन रॉक कॉम्पोजिशन फ्रॉम रॉक्स कंटेनिंग फेल्सपार अबव टू रॉक्स दैट कंटेन नो फेल्सपार बिलो। तो आपको पता है फेल्सपार जो है वो हमारा एक मिनरल है। तो उन्होंने बोला कि जो मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी अकर होती है वो किस वजह से होती है? वो होती है कि रॉक की जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो गई है, रॉक की कॉम्पोजिशन चेंज हो गई है। उन्होंने बोला सरफेस पे जो रॉक है उसमें फेल्सपार होता है, बट सरफेस के नीचे जैसे हम जाते हैं तो देयर इज नो फेल्सपार। तो इन दोनों रॉक कॉम्पोजिशन के वेरिएशन की वजह से जो है ये डिसकॉन्टिन्यूटी अकर होती है।
क्लियर है। अब आपको यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, ये मोहरविक डिसकंटिन्यूटी का, ये कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में लाई करती है। दूसरा ये क्वेश्चन है कि मोहर डिसकंटिन्यूटी किसकी वजह से होती है, वो होती है रॉक की कॉम्पोजिशन जो है उसके अंदर जो चेंज है उसकी वजह से हमारी मोहर डिसकंटिन्यूटी होती है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो आपने याद रखने हैं। और थर्ड क्वेश्चन ये बनता है कि जो कॉन्टिनेंटल सरफेसेस है वहां पे जो मोहर डिसकंटिन्यूटी है उसको अक्कर करने के लिए हमें ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, मतलब 30 किलोमीटर, और यही ओशनिक फ्लोर्स पे अगर देखा जाए तो 8 किलोमीटर पे हमें जो है ये डिसकंटिन्यूटी मिल जाती है। देन हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा ब्रीफिंग ले लेंगे एज ए समरी फ्रॉम सिस्मिक डिसकंटिन्यूटीज। सिस्मिक डिसकंटिन्यूटीज अगर हम देखें तो दीज आर द रीजन्स इन द अर्थ वेयर सिस्मिक waves behave a lot different compared to the surrounding regions due to a marked change in physical and chemical properties। तो सिस्मिक डिसकंटिन्यूटीज क्या है, आपको पता है सिस्मिक वेव्स होती हैं जिसकी वजह से हमारे अर्थक्वेक्स आते हैं। तो अगर इन सिस्मिक वेव्स में कोई भी उनके बिहेवियर में कोई भी चेंज है तो उसको हम जो है सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। तो ये सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी किसकी वजह से हो सकती है, कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज के वेरिएशन की वजह से ये सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी जो है हो सकती है। नेक्स्ट हमने मोहरविक डिसकंटिन्यूटी के बारे में पढ़ लिया था, इट सेपरेट्स क्रस्ट फ्रॉम द मेंटल, ये मैंने आपको बता दिया था। देन हम पढ़ते हैं नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटीज, दैट इज ग्यूटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ये जो है हमारी मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो है लाई करती है। क्लियर है। अब इसको याद रखने का आपको, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं जीएमओ से, दैट इज ग्यूटनबर्ग मेंटल और आउटर कोर। क्लियर है। तो जीएमओ जो है इसके लिए एब्रीवेशन बनता है दैट इज ग्यूटनबर्ग, देन हमारा मेंटल, देन हमारा आउटर कोर। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लेमन डिसकंटिन्यूटी पे। इसको याद करने का तरीका है हमारा लियो से याद कर लेते हैं, लियो दैट इज लेमन, देन हमारा इनर कोर और हमारा आउटर कोर। तो लेमन डिसकंटिन्यूटी लाई करती है हमारी इनर कोर और आउटर कोर के बीच में। ग्यूटनबर्ग जो है हमने इसे जीएमओ से याद किया था, तो ग्यूटनबर्ग लाई करती है हमारी मेंटल और आउटर कोर के बीच में। तो इस तरह से जो है ये तीन डिसकंटिन्यूटी आपने जो है याद कर लेनी है। मोहरविक जो है क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ग्यूटनबर्ग जो है हमारी इनर कोर आउटर कोर के बीच, सॉरी मेंटल और आउटर कोर के बीच में, देन लेमन जो है हमारी आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। इसी तरह एक और डिसकंटिन्यूटी होती है जिसे हम बोलते हैं कॉनोरेड डिसकंटिन्यूटी। वो जो है वो लाई करती है हमारी आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में। आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी लाई करती है वो कॉनोरेड है। इसको यहाँ पे कवर नहीं किया गया है, पर आप प्लीज अपने नोट्स में इस चीज को मेंशन कर लीजिए। कॉनोरेड डिसकंटिन्यूटी लाइज बिटवीन आउटर क्रस्ट एंड इनर क्रस्ट। क्लियर है। एक बार हम देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है सारी लेयर्स को डिफाइन किया गया है। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि अर्थ को केमिकली क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर में डिवाइड किया जाता है। मैकेनिकली अर्थ को लिथोस्फेयर, स्टेनोस्फेयर, आउटर कोर, इनर कोर में डिवाइड किया जाता है। डिसकंटिन्यूटीज के बारे में हमने पढ़ लिया। मोहरविक डिसकंटिन्यूटी लाई करती है हमारी क्रस्ट और मेंटल के बीच में। ग्यूटनबर्ग हमारी लाई करती है मेंटल और आउटर कोर के बीच में। देन लेमन डिसकंटिन्यूटी हमारी लाई करती है आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। क्लियर है। तो ये वाली डायग्राम आई थिंक सबको क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको आपने अटेम्प्ट करना है। इस लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर के जो है आंसर्स कवर नहीं किए गए हैं, तो आने वाले लेक्चर में जो है, जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा लेक्चर नंबर 13, उसमें जो है हम अपने 11th लेक्चर के जो क्वेश्चंस हैं उनको, उनके आंसर्स आपको उसी लेक्चर में प्रोवाइड किए जाएंगे साथ में।